ठीक है। देखो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ change in temperature on equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट। हम लोग ऐसा सीखे थे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होता है, करेक्ट। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज करें तो ये कैसे इफेक्ट शो करता है, देखो Van Hoff gives equation for change in equilibrium constant according to temperature। टेम्परेचर के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो चेंज होता है उसका सबसे पहला एक्सप्लेनेशन वैन हॉफ अपने इक्वेशन में देते हैं। उनका इक्वेशन कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एक्सपोनेंट पे पावर माइनस del h by RT। मतलब a कांस्टेंट कैपिटल कि आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, e स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, del h है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, r है गैस कांस्टेंट और t क्या टेंपरेचर, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो इन सब के साथ आखिर इसका इफेक्ट कैसे एनालाइज होगा, यू हैव टू कंसीडर अबाउट दैट। उसके बारे में आपको सोचना है, समझना है, ठीक है। चीज को देखो ऐसे, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन से टर्म्स एनालाइज करना। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, ये ऐसे ही कांस्टेंट है, इसको आप वैन हॉफ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, बाकी ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। बाकी del h है एंथैल्पी, r गैस कांस्टेंट, d इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर। इस इक्वेशन की मदद से आपको एक ऐसे इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो अलग-अलग टेंपरेचर पे k का वैल्यू निकालने में आपको मदद करेगा, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा सा छोटा सा एक डेरिवेशन जैसा काम कर रहे हैं। टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log, तो आप लिखोगे ऐसे log k is equals to log a plus log e पे पावर माइनस del h by RT। देखो जब भी आप log a into b का लेंगे ना तो log a plus log b होता है, तो यहाँ a into b के जगह ये पूरा टर्म है, तो log a plus log b की जगह ये पूरा टर्म, समझ में आई बात। आप इसको लिख सकते हो log k is equals to log a, जो पावर है वो आ गया, पावर आ गया तो माइनस del h by RT और साथ में log e। अच्छा अभी जो आप log ले रहे हैं उसका नेचुरल बेस है, नेचुरल बेस कहने का मतलब e है, उसका एक्सपोनेंट बेस है, तो log e का वैल्यू log की जगह ln लिखना ज्यादा उचित होता है। जब नेचुरल बेस रहता है ना तो log e लिखो या ln लिखो, दोनों बातें। तो यहाँ पे अगर आप log e मान रहे हो विद नेचुरल बेस e मतलब एक्सपोनेंट, उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो डाटा ऐसे चले। देखिए आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप लॉग पे नहीं जानते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा चीज नहीं। लॉग ई का वैल्यू 1 होगा जब इसका बेस ई है, ठीक है, और जब आप इस तरह से लेते हैं ना तो ये लॉग बेस ई ही है, सब में लॉग बेस ई है ऐसा मान लो, या ln भी लिख सकते हो, लॉग बेस ई लिखना नहीं तो ln लिख देना, बात एक ही 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि log k इज इक्वल्स टू log a माइनस del h by RT आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता, सही है, माइनस del h by RT, बढ़िया। अगर आप एक टेम्परेचर लेंगे तो एक के आएगा, अगर आप टेम्परेचर बदल दीजिएगा के बदल जाएगा, ठीक है ना। इफ k equals to k1 at t
T equals to T1 and K equals to K2 at T equals to T2। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख दें, then log K1 is log A minus del H by RT1 and log K2 is equals to log A minus del H by RT2, करेक्ट है? माइनस del H by RT1 माइनस del H by RT2 ये दोनों लिखा। नाउ अगर हम लोग log K2 में से K1 को माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो राइट हैंड साइड में होगा log A माइनस del H by RT2 माइनस log A माइनस माइनस प्लस del H by RT1, करेक्ट है? बोलो समझ में आ रहा है? तो ये log A कैंसिल, log A माइनस log B, बोलो log A by B, K2 by K1। राइट हैंड साइड में del H by R को कॉमन ले, del H by R को कॉमन ले, तो क्या ब्रैकेट के अंदर 1 by T1 माइनस 1 by T2 बचा। अभी तक ये log किस बेस में चल रहा है, E बेस, लेकिन क्या आपको पता है कि log E बेस में आपका बुक में log का वैल्यू नहीं दिया रहता, log का वैल्यू बुक में किस डाटा में रहता है, log 10 बेस, log 10 बेस। देखिए डेरिवेशंस ऑफ log E बेस में होता है, लेकिन log 10 बेस में हमें डाटा रहता है, तो यहाँ पे आपको वो चेंज समझना पड़ता है। यहाँ पे बेस E है, हमेशा ध्यान रखिएगा, log बेस E को अगर आप log 10 बेस में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, 2.303 से। तो जहां log E है वहां हम log 10 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो आपके पास इक्वेशन आएगा 2.303 log, अब 10 बेस है, K2 by K1 is equals to del H by R 1 by T1 minus 1 by T2, or you can finally write that कि log K2 by K1 जिसमें ये 10 बेस है, हाँ इसी में डाटा रहता है, is equals to del H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, 1 by T1 minus 1 by T2। ये तुमको बताएगा कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका del H आप जानते हैं, एंथैल्पी R तो आपको ऑलरेडी नोन होता है, अगर T1 टेम्परेचर पे आपको K1 पता है तो आप किसी T2 टेम्परेचर पे K2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई भी न्यूमेरिकल जब देखना, जैसे आप पिछले दिन में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो आप देख रहे थे ना, उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर 500 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है तो लास्ट तक मेंटेन करके लास्ट में फिर एक लाइन लिख दिया 500 केल्विन पे ही निकाल, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परेचर पे आप चेंज ना करें तो आप K का वैल्यू सेम ले। लेकिन अगर बोलता कि 500 केल्विन पे सब डाटा दे दिया, K दे दिया, और बोलता कि अननोन निकालो 800 केल्विन, तो पहले तुमको 500 केल्विन और 800 केल्विन और del H को यूज करके K2 निकाल लेना पड़ता है, और फिर 800 केल्विन पे जो आप नया कैलकुलेशन करते हो उसमें नया K आता है, पुराना K नहीं। समझ में आ रहा? तो टेम्परेचर के चेंज के साथ आपका इस तरीके से K का वैल्यू बदलता है, और उसमें भी कुछ चेंजेस है, उस भी हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। यहां से याद है, सारा नोट करो। हम एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार आपको बता दें कि यहाँ पे जितना भी आप लॉग देख रहे हैं वो सब लॉग बेस E है, ओके? सब कैसा है? लॉग बेस E है, ये सब लॉग बेस E में चल रहा है, लॉग बेस E में चल रहा है, E में यहाँ भी E है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहां से बदलाव हुआ है तो log 10 बेस आ गया, अब log 10 बेस डाटा इसी में रहता है, ठीक है? नोट करो यार। सर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा सर, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से K का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये del H डिसाइड करेगा। del H एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में del H का साइन बदलेगा ना। हम लोग क्या देख चुके? हम लोग देख चुके कि log K2 by K1 is del H by 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2, करेक्ट ना। मान लो जैसे हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल H नेगेटिव है, करेक्ट ना। अब मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी ये पार्ट आप पकड़ लो कि आप टेम्परेचर को बढ़ाए हैं, क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, T2 बढ़ा है T1 से, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से। देखते जाना, T1 छोटा था T2 से, तो 1/T1 बड़ा होगा T2 से। बोलो सही है? तो जो वहां ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1/T1 माइनस 1/T2, क्या ये पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, डेल H नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही बचेगा राइट में। इसका मतलब ये है कि log K2/K1 नेगेटिव है, ये समझे क्या? बोलो जी बोलो, नहीं समझ में आएगा बोलो। ये समझ में आ रहा है? फिर से एक बार धीरे धीरे चलते हैं। एक्सोथर्मिक है तो डेल H नेगेटिव, टेम्परेचर को आप बढ़ाएं मतलब T1 से T2 बढ़ा। अगर T1 से T2 बढ़ा है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो साइन उल्टा आ जाता है। T1 से T2 बढ़ा था तो अब 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से। ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2 है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही ना है। अब ये ब्रैकेट प्लस और डेल H माइनस, तो ओवरऑल दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस, मतलब log K2/K1 कैसा? माइनस। आपको पता है log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 1 0। तो अगर log 1 0 होता है और यहाँ पे log कुछ है जो नेगेटिव है, तो इसका मतलब K2/K1 लेस देन 1 है। समझ में आया? सब लॉजिक चलता है, सब लॉजिक चलता है। सो K2/K1 इज लेस देन 1, इसका मतलब K2 इज लेस देन K1। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा K घट जाएगा। समझ में आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा K का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। इसका रिवर्स, अब हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप मैथमेटिकली देखने चाहें तो हर जगह देख लीजिए। एक्सोथर्मिक का ही बी पार्ट, अगर आप टेम्परेचर को घटा दें तो 1/T1 1/T2 से छोटा होगा, इसका मतलब 1/T1 माइनस 1/T2 ये नेगेटिव होगा। अब देखो ये ब्रैकेट माइनस है और पहले से वो माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, इसका मतलब log K2/K1 पॉजिटिव है। बोल चुके तो 1 log 1 का वैल्यू 0 होता है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब K2/K1 1 से बड़ा है, तो K2 इज ग्रेटर देन K1। ठीक है, अब हम इतना पढ़ाई करके हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, अदरवाइज चाहिए तो इंडोथर्मिक में भी कर लीजिए, कहानी उल्टा। ठीक है, आप ऐसे देखिए कि टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप कैसा है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। फिर आप देखिए टेम्परेचर का चेंज, और फिर आप देखिए इफेक्ट ऑन के पे इफेक्ट। अगर हम लोगों के पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को आप इंक्रीज किए हैं तो के डिक्रीज करेगा, करेक्ट, ये फर्स्ट वाला। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को घटाएं तो के का वैल्यू इंक्रीजेस। इंडोथर्मिक में उल्टा कर लो, इंडोथर्मिक टेम्परेचर को बढ़ाएं तो के भी बढ़ेगा, और फिर से इंडोथर्मिक टेम्परेचर को घटाएं तो के भी घटेगा, कहीं कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो तुम्हारे सामने बचता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे डाटा दे देंगे बोलेंगे के निकल। ठीक है, नोट कर लो इसका फटाफट।
concept of different types of acid and base. एक्चुअली बोलो तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो अलग अलग तरह का एसिड या बेस नहीं, ये एसिड या बेस को बताने वाला अलग अलग थ्योरी है। जैसे साइंस जैसे जैसे डेवलप करता गया ना, वो अपने नए चीजों को जो खोजता गया उसको एक डेफिनेशन में बांधने का कोशिश करता गया। जैसे बहुत पुराने समय में मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला डेफिनेशन क्या है कि जब दो को आप टकराते हैं टन टन आवाज आता है तो मेटल, और अगर ठक ठक आवाज आता है उस समय वही था। साइंस थोड़ा डेवलप हुआ तो फिर मेटल का डेफिनेशन, नॉन मेटल का डेफिनेशन थोड़ा और डेवलप हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन का लॉस, पॉजिटिव नेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी सब आ गया। उसी तरह एसिड और बेस के लिए भी समय समय पे थ्योरीज अलग अलग करके आपके सामने दिया। शुरुआती थ्योरी में बोला गया एसिड कौन है, तो सबसे पहला थ्योरी दिया गया आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, वो बोले एसिड वो है जो H+ देता है। जब आप किसी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, और वो सॉल्यूशन में जाने के बाद H+ फर्निश करता है, H+ रिलीज करता है, H+ देता है, तो वो एसिड। जैसे आप H2SO4 को पानी में डालिएगा तो वो H+ और सल्फेट में टूट जाएगा, आप HCl को पानी में डालिएगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो जो जो H+ देता है वो सब एसिड है, और सॉल्यूशन में डालने के बाद जो जो बेस की तरह OH- देता, OH- जैसे NOH सॉल्यूशन में डालोगे Na+ OH-, MgOH2 सॉल्यूशन में डालोगे Mg+2 और OH-, तो जो OH- देता है वो बेस और जो H+ देता है वो एसिड। ये सबसे पहला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सबसे फर्स्ट आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी का कहना था एसिड्स आर दोज substance which gives H+ in solution। जब आप उसका सॉल्यूशन बनाइएगा वो सॉल्यूशन में H+ देगा, उसको एसिड कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो H2SO4, H2SO4 को सॉल्यूशन में डालोगे ये 2 H+ देगा और साथ में सल्फेट आयन, करेक्ट ना। आप HCl ले लो, HCl को सॉल्यूशन में डालोगे वो H+ देगा और साथ में Cl- देगा। आप HNO3 ले लो, ये भी जब सॉल्यूशन में आप डालोगे तो H+ देगा और साथ में नाइट्रेट आयन देगा, करेक्ट ना। तो ऐसा कोई जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद H+ फर्निश करता है, देता है, उसको आप एसिड कहते हैं। और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट था बेस आर those substance which gives OH- in solution। जो सॉल्यूशन में OH- दे वो बेस है। जैसे NaOH, अब ये सॉल्यूशन में दिया Na+ दिया और साथ में OH- दिया। जैसे आप ले लीजिए MgOH2, ये सॉल्यूशन में गया तो बना Mg+2 और साथ में OH-, 2 OH-। तो जो सॉल्यूशन में H+ देता है वो एसिड है, जो सॉल्यूशन में OH- देता है वो बेस है। ये आर्हीनियस है। और उस समय उनके हिसाब से जितना भी सब्सटेंस था वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी करे, तो गलत तो नहीं है भाई, सही, ठीक है। आज भी आप बेस ऐसे ही पहचानते हैं लगभग, ठीक है। NaOH बेस है, पता कैसे चला? OH देख ली, करेक्ट। अब थोड़ा यहाँ पे आना, चीजों को समझना ऐसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास तो देखो आर्हीनियस थ्योरी, कैमरा ऑन है, बी प्रोफेसर। तो आर्हीनियस थ्योरी कहता है कि देखो जी, जब भी आप है ना किसी सब्सटेंस से H+ को रिलीज कराते हैं वो
OH माइनस देता है तो वो बेस है। देखिए जब साइंस थोड़ा और आगे बढ़ा ना तो देखा हर काम ऐसे नहीं होता। Cl माइनस इज आल्सो अ बेस। अब Cl माइनस बेस है, अरे भाई उसमें तो OH माइनस है ही नहीं, तो Cl माइनस बेस कैसे हो? ऐसे कॉन्सेप्ट को एनालाइज जब किया गया तो बोला गया ना अब इस थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हर एनायन ही बेस है। देखा गया हर एनायन बेस है। अच्छा ऐसा अगर हर एनायन बेस है तो कोई नया थ्योरी चाहिए जो इसको है ना कवर अप करे, तो नाम आया ब्रोस्टेड थ्योरी। ब्रोस्टेड थ्योरी कहता है एसिड गिव्स H प्लस, जैसे H2SO4 है तो वो H प्लस देगा और साथ में सल्फेट। अगर HNO3 है तो वो H प्लस देगा और साथ में नाइट्रेट। और इनके हिसाब से बेस एक्सेप्ट H प्लस, बेस जो है वो H प्लस गेन करता है। अब तुम कोई भी एनायन लिख लो, जैसे तुम लिख दिया Cl माइनस, Cl माइनस एक H प्लस गेन कर लेगा ना, बन जाएगा HCl, तो ये बेस। तुम लिख दिया सल्फेट, सल्फेट को एक H प्लस दो, एक H प्लस, तो ये बन जाएगा HSO4 माइनस। तुम्हारे पास है सपोज एक नाइट्रेट, इसको एक H प्लस दो, ये एक्सेप्ट कर लेगा, बन जाएगा HNO3। तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो बेस है और जो H प्लस देता है वो एसिड। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको है ना इसमें समझनी चाहिए, कुछ एडिशनल टर्म्स है उसको देखना चाहिए। एक टर्म कहलाता है दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड एंड बेस। कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। इस लाइन का मतलब समझना, कोई एक एसिड है, इस एसिड से आप H प्लस निकाल लिए, देखिए जैसे इस एसिड से आप एक H प्लस निकाल लिए तो कुछ बचा, जो बचा वो कंजुगेट बेस है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई बेस है और उसमें आप एक एसिड का H प्लस डाल दिए तो जो बना वो कंजुगेट एसिड है। समझे? एसिड से H प्लस निकालेंगे कंजुगेट बेस होगा और बेस में H प्लस डालेंगे कंजुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, बोलो बिल्कुल जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम के जैसा, उसको इससे रिलेट मत करो। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तुम सॉल्यूशन में डालते हो ना तो सॉल्यूशन के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने का। आयनिक इक्विलिब्रियम में यही सब होगा। वहां वीक एसिड आप लेंगे तो वीक एसिड क्या होगा ना कि 2-4 H प्लस फर्निश करने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। अब अगर H प्लस टूटेगा तो वापस गेन भी हो जाए। तो हम लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज पढ़ाया जाता है। देखो जैसे सपोज देखो समझना है यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस रखें, सब्सटेंस में क्या लिख दिए, H2SO4 लिख दिए, वाटर लिख दिए, NH3 लिख दिए, फिर HCO3 माइनस लिख दिए, फिर SO4 माइनस 2 लिख दिए, फिर हम लोग के पास सपोज Cl माइनस आ गया, और ले लो एक, और एक हम लोग के पास HSO4 माइनस है। ऐसा इस सब्सटेंस में अगर आप H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा? बोलो बोलो, H प्लस जब ऐड करोगे तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। और अगर आप इस सब्सटेंस से एक H प्लस निकाल दोगे, एक H प्लस निकालना, तो क्या ये कंजुगेट बेस बनेगा? बोलो समझ में आ रहा है ना? देखना, इसमें क्या H प्लस तुम ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, मतलब इससे एसिड नहीं बना सकते, लेकिन इससे तुम एक H प्लस निकाल सकते हो। करेक्ट है, तो बन जाएगा HSO4 माइनस। अब कोई तुमसे पूछे कि H2SO4 का कंजुगेट बेस कौन है तो क्या बताओगे आंसर? HSO4 माइनस। बेस बनाने के लिए एक H प्लस निकाल दो। करेक्ट। अब देखो वाटर में एक H प्लस तुम ऐड करो तो क्या ये बनेगा H3O प्लस?
निकाल लो तो क्या ये बनेगा OH माइनस। अब अगर हम तुमसे बोलेंगे कि पानी का कंजुगेट बेस बनाओ तो OH माइनस, और बोलेंगे इसका कंजुगेट एसिड बनाओ तो H3O+। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह NH3 है, अगर हम इसमें से एक H+ निकाल लें तो बनेगा NH2-, और इसी से अगर हम एक H+ जोड़ दें तो क्या बनेगा NH4+। ठीक है। अब देखो HCO3- से एक H+ निकाल लो, बन जाएगा कार्बोनेट, और इसमें एक H+ जोड़ दो, क्या बन जाएगा H2CO3। अब कोई तुमसे बोले कि देखो जी ये सल्फेट है, सल्फेट का कंजुगेट एसिड होगा कि कंजुगेट बेस होगा? सल्फेट से आप H+ निकाल सकिएगा? नहीं, है ही नहीं। ठीक है, तो आप उधर नहीं जा सकते, आप इसका कंजुगेट बेस नहीं बना सकते, लेकिन एक H+ जोड़ सकते हैं, जोड़ के HSO4- बना सकते हैं, करेक्ट ना? तो सल्फेट का कंजुगेट एसिड हो सकता है, कंजुगेट बेस नहीं हो सकता। उसी तरह Cl- आप इसमें H+ जोड़ सकते हैं, करेक्ट ना? HCl बन सकता है, लेकिन आप इससे H+ निकाल नहीं सकते। उसी तरह HSO4- इसमें से आप H+ निकाल भी सकते हैं टू फॉर्म सल्फेट, और इसमें आप एक H+ जोड़ भी सकते हैं टू फॉर्म एसिड। सही है। अब ऊपर से नीचे जो चार्ट तुम्हारे सामने दिया गया है उसमें से कुछ चार्ट पे है ना, सब कोई गौर करो। देखो, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, और ये ऐसा है जिसको आप एसिड की तरह भी ट्रीट करा सकते हैं और बेस की तरह भी। जब ये एसिड है तो H+ लॉस करके बेस बना, जब ये बेस है तो H+ गेन करके एसिड बना। ऐसे सब्सटेंस को जो एसिड और बेस दोनों की तरह सर्व करता है उसको आप एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस या फिर एम्फीप्रोटिक, जो एसिड और बेस दोनों की तरह जरूरत के हिसाब से काम, जैसे यहाँ पे हमारा H2O, ठीक है, एसिड्स पे बेस पे। अब देखो एक बार का क्वेश्चन है, एकदम तुरंत तुम देख के आंसर दे देना। H3O+ का कंजुगेट बेस कौन है? गलत है, H2O। H3O+ का कंजुगेट बेस ये थोड़ी ना है, ये है, H2O है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करने के बाद भी गलती ऐसे हो। आप सीधा यहां से यहां कहां कूद रहे, यहां से जाना यहां, उसके बाद करेक्ट है, नोट करो। यहाँ W भी होता है, WNST। तुम लोग को पास उस करिए जा रहे लोग, वोट दे देंगे। थर्ड देखो, लैविस एसिड बेस। देखिए जब देखा गया साइंस में कि अभी तक जो आप डिस्कस किए थे उसमें आप देखे ब्रोस्टेड, अच्छा कंजुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आया? उसका क्वेश्चन रहता है, हम अभी बोल रहे हैं कंजुगेट एसिड बेस रहता है, ये रहेगा, बताओ इसका कंजुगेट एसिड कौन है, इसका कंजुगेट बेस कौन है, ये तुमसे लिखाया जाएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन लिख लो ना, वो वाला छूट गया ना, एम्फोटेरिक वाला लिख लो। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक, कैसे लिखना? Those substance which can behaves like acid, those substance which can behaves like acid as well as base, which can behaves like acid as well as base, which can behaves like acid as well as base, comma, are known as amphoteric substance, comma, are known as amphoteric substance. For example, water H2O, comma, NH3, comma, HSO4-, etc.
HSO4 माइनस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए लैविस एसिड बेस, ये प्रोटॉन से हट के बात हो रहा है। इनका कहना था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे गुड। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास मान लो H+ है, ठीक है, तो H+ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, H+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वैसे केस में H+ इज एसिड। H+ है, सपोज हम लोग के पास केटायंस है, Na+ है, हम लोग के पास Mg+2 है, सब है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जो भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो सब हम लोगों का लैविस एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे मान लो आप लोगों के पास NH3 है, NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। हम लोग के पास सपोज अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इवन आपका वाटर ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो सब बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो सब एसिड। इसको अगर आप कैटेगराइज करेंगे ना, तो एसिड्स में आपको इसमें जनरल फॉर्मूला के हिसाब से दो चीज मिलेगा, केटायंस और दूसरा मॉलिक्यूल विथ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सर ये क्या लिख रहे हैं? देखो, मान लो जैसे आप BF3 का बात करते हो, ओके, BF3 में थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पे जाइए, बोरॉन है और फ्लोरीन के साथ 3 को बॉन्ड बना, करेक्ट है? अच्छा, इन तीनों को मिला लो तो इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सही जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके पास हमेशा टेंडेंसी होगा अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन में बदलना, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। BF3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, सो BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एक्ट एज एसिड। कैसा एसिड भाई? तो ना इसमें H+ है, तो ना ही आप इसको आर्हीनियस एसिड बता सकते हैं, ना ही आप इसको है ना ब्रोस्टेड से एसिड बता सकते हैं। आपको अगर इसको एसिड बताना होगा तो लैविस थ्योरी से ही बता सकते हैं। ठीक है, एसिड। अब यहां पे आ जाओ कि जब हम लोग है ना बेसिस के बारे में बात करेंगे, तो बेस में आपके पास दो चीज, एक तो आपके पास एनायंस आएगा, एनायंस के पास ऑब्वियसली नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हैविंग central atom with lone pair, central atom with lone pair होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो इन सब पे लोन पेयर, तो वो सब इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकता है। 3 थ्योरी को समराइज करो। सबसे पहला था हम लोगों के पास आर्हीनियस, ठीक है, आर्हीनियस तुमको क्या बताया? जो H+ देगा वो एसिड और जो OH- देगा वो बेस। फिर आया ब्रोस्टेड थ्योरी, ब्रोस्टेड थ्योरी क्या बताया? जो H+ देगा वो एसिड और जो H+ लेगा वो बेस। फिर लैविस थ्योरी का कहना है जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड। ठीक है, कौन सा थ्योरी इसमें सही है? कौन? सारा थ्योरी सही है। सबके हिसाब से अपना अपना एसिड और बेस का है ना एक पूरा ग्रुप तैयार होता है, उसके हिसाब से। तो आप जब एसिड लिखेंगे तो वो आर्हीनियस के हिसाब से, ब्रोस्टेड के हिसाब से या लैविस के हिसाब से कहीं ना कहीं सुटेबल जरूर होगा। आप कोई बेस लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सुटेबल जरूर होगा। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे देखो भाई OH- इज द बेस, सॉरी OH- इज
बेस, करेक्ट, OH माइनस इज बेस। अब OH माइनस बेस कैसे है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि सर उस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैन डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेविस से भी बेस है। और आप ये कह सकते हैं बिकॉज सर वो H+ के साथ H+ को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए भी बेस है, तो ब्रोस्टेड के हिसाब से भी वो बेस है। क्या वो आर्हीनियस के हिसाब से बेस है? OH माइनस आर्हीनियस के हिसाब से बेस है? नहीं, ठीक है। यहाँ पे या तो H+ गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो लेविस के हिसाब से वो बेस है, ब्रोस्टेड के हिसाब से बेस है, लेकिन आर्हीनियस के हिसाब से सही जा रहे हैं। तो हर चीज को एक्सप्लेन करने का एक लॉजिक है उसके हिसाब से, ठीक है, नोट करो इतना।